हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे? वेरी गुड। तो देखिए बेटा, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। ठीक है। राजस्थान बोर्ड में जो ये चैप्टर है वो 3 नंबर का है 3 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है। अब विलियन को मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि विलियन होता क्या है। देखिए बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो सममांगी मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा क्या बन गई? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब देखिए बेटा, विलयन के जो है दो अवयव होते हैं विलयन के दो अवयव होते हैं। एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। विलायक और विलय, इन दोनों को मिलाने से बनता है विलयन। तो विलायक तो जो है वो कौन सा होता है? देखिए, किसी भी विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, है ना, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो वो तो कहलाता है विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है विलय, है ना। इसको मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे पानी में अगर मान लीजिए अपन शक्कर को घोलते हैं तो पानी अधिक मात्रा में हो गया, तो पानी को तो कहेंगे विलायक, और जो शक्कर कम मात्रा में है उसे हम बोलेंगे विलय। तो विलय और विलायक इन दोनों से मिलकर बनता है विलयन। ठीक है। ये तो हो गई विलयन की परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है। विलयन के प्रकार। ठीक है बेटा, तो विलयन के जो प्रकार है वो दो आधार है। विलयन के वर्गीकरण के दो आधारों पे अपन विलयन के जो प्रकारों को वर्गीकृत करते हैं, है ना। एक तो संगठन के आधार पर और विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो विलयन के जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया जाता है। विलयनों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पे किया जाता है। पहला आधार जो है वो है विलयन के संगठन के आधार पर है, और दूसरा अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर है। तो किसी भी जो विलयन का जो वर्गीकरण है वो हम दो आधारों पे करते हैं। पहला आधार है विलयन के संगठन के आधार पर, और दूसरा आधार है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम पहला आधार लेते हैं, मान लीजिए इसको अपन ए मान लेते हैं और इसको अपन बी मान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए, संगठन के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। देखिए, संगठन के आधार पर जो है विलयन दो प्रकार के होते हैं। संगठन के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सममांगी विलयन और दूसरा विषमांगी विलयन। सममांगी विलयन क्या होता है ना। सममांगी विलयन में मैं आपको बताऊं कि जब जैसे शुद्ध विलायक मैंने इस पात्र में ले लिया, और इस शुद्ध विलायक में अगर मैं नमक या शक्कर का कोई भी विलय घोल दूं पूरी तरह से, तो ये जो विलय है पूरे पार्ट में, इस पूरे जल में सब जगह समान रूप से अगर फैल जाए, यानी इस विलयन की इस ड्रॉप में विलय और विलायक का जितना संगठन होगा उतना ही विलय और विलायक का संगठन इस ड्रॉप में, कहीं की भी ड्रॉप ले लो, विलय और विलायक का संगठन एक जैसा रहे, तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं सममांगी विलयन है। तो सममांगी विलयन की जो है परिभाषा अगर हम बात करें परिभाषा की, तो कैसे होगी? ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग में
विलय और विलायक का संगठन एक जैसा हो, इसको कहते हैं सममांगी विलयन। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जल में नमक या शक्कर का विलयन। ठीक है। दूसरा विषमांगी विलयन। तो विषमांगी विलयन में बेटा जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये शुद्ध पानी है, इसमें मैंने थोड़ी मिट्टी घोल दी, तो मिट्टी घोलने पर वो जो मिट्टी है पूरे विलयन में समान रूप से नहीं फैलेगी बेटा, मिट्टी नीचे जम जाएगी और ऊपर जो है मिट्टी की सांद्रता कम रहेगी। तो ऐसे विलयन विषमांगी विलयन कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा जो है वो क्या बनेगी, ऐसे विलयन जिसके प्रत्येक भाग में विलय और विलायक का जो संगठन है वो समान नहीं हो, इस प्रकार के विलयन को कहते हैं विषमांगी विलयन, है ना। और इसका उदाहरण हो सकता है जल में मिट्टी का विलयन है। तो ये तो हो गया आपके सममांगी और विषमांगी विलयन, यानी संगठन के आधार पर। अब हम बात करते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हैं। तो देखिए बेटा, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो है विलयन फिर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये विलयन और इस अवस्था अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो है विलयन कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में। पहला हो जाएगा मान लीजिए गैसीय विलयन। ठीक है। दूसरा हो जाएगा द्रव विलयन। तीसरा हो जाएगा ठोस विलयन। ठीक है। तो इनकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे आगे हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी लेके बता दूं कि गैसीय विलयन जो होते हैं उसमें विलायक जो है वो गैस होती हैं। विलायक कौन होती है, गैस, इसलिए उनको गैसीय विलयन कहते हैं। दूसरा द्रव विलयन में विलायक जो होता है वो कौन होता है, वो द्रव होता है, इसलिए इनको द्रव विलयन कहते हैं। तीसरा ठोस विलयन, ठोस विलयन में जो विलायक है वो कौन होते हैं, ठोस होते हैं, इसलिए इनको ठोस विलयन कहते हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल पढ़ाता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया। पहला था गैसीय विलयन, है ना, गैसीय विलयन। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो विलायक होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, विलायक वो एक गैस ही होती है ना। अब लेकिन विलायक तो गैस है, लेकिन विलय जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो इसलिए इसे फिर 3 भागों में बांटा गया, इसे फिर 3 भागों में बांटा गया। पहला, गैस में गैस का विलयन, है ना। इसमें क्या होगा बेटा, विलायक तो गैस है ही है, खैर विलायक गैस और विलय भी गैस ही होगा। विलायक भी गैस और विलय भी गैस। इसका उदाहरण हो जाएगा आपकी वायु। ठीक है, जिसमें विलायक भी गैस होती है और विलय भी गैस होती है। दूसरा, गैस में द्रव का विलयन। तो इसमें भी देखिए, विलायक तो गैस ही है, विलायक तो गैस ही है, लेकिन जो विलय है वो कौन हो जाएगा, वो द्रव हो जाएगा, हैं। तो ऐसा उदाहरण सोचिए जिसमें विलायक तो गैस हो और विलय द्रव हो, यानी कि कोहरा। अधिक मात्रा में तो होता है, सर्दियों में जो कोहरा आप देखते हो ना, उसमें अधिक मात्रा में तो होती है गैस यानी वायु, और उसमें कम मात्रा में विलय होता है यानी कि द्रव। तो ये कोहरा इसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा, गैस में ठोस का विलयन है। तो इसमें भी क्या होगा, विलायक जो है वो तो गैस ही रहनी है, क्योंकि गैसीय विलयन पढ़ रहे हैं तो तीनों में विलायक तो गैस ही रहनी है, हैं। तो लेकिन विलायक गैस और विलय जो है इसमें वो ठोस होगा,
हैं, तो विलय इसमें हो जाएगा ठोस। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोडियम प्लस कपूर आपके इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सोडियम प्लस कपूर हो सकता है, और या फिर मान लीजिए धुआं भी हो सकता है। धुआं जो आप देखते हो वो गैस है पूरा विलायक, तो और उसमें कार्बन के कण जो है वो विलय है, ठोस है, हैं। तो इस आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए। दूसरा विलयन जो है इसका वो होगा द्रव विलयन। ठीक है, द्रव विलयन। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि गैसीय विलयन में विलायक कौन था? गैस। तो द्रव विलयन में सीधी सी बात है, विलायक कौन होगा? द्रव, विलायक, द्रव। इसको फिर 3 भागों में बांटा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, हैं। तो विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर इसको फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला तो हो जाएगा द्रव में गैस का विलयन। दूसरा हो जाएगा द्रव में द्रव का विलयन। तीसरे नंबर पे हो जाएगा द्रव में ठोस का विलयन, है। तो जैसे बेटा अभी अभी हमने देखा कि जैसे गैसीय विलयन में विलायक गैस है, तो द्रव विलयन में क्या हो जाएगा? विलायक कौन हो जाएगा? विलायक तो द्रव। और विलय इसमें क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगी इसमें गैस, क्योंकि द्रव में गैस का विलयन है, हैं। तो द्रव में गैस का विलयन जो है इसका उदाहरण हो जाएगा आपके कोल्ड ड्रिंक्स। द्रव में गैस, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी आप पीते हो, लिम्का, थम्स अप, हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बोलते हैं इनको, इसमें विलायक तो द्रव होता ही है, लेकिन उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली होती है वो गैस होती है। द्रव में द्रव का विलयन, इसमें भी विलायक तो आपका द्रव ही रहना है, विलायक द्रव, और विलय भी इसमें द्रव ही होगा, हैं, क्योंकि द्रव में द्रव का विलयन है ना। तो द्रव में द्रव का विलयन, तो विलायक भी द्रव और द्रव विलय भी द्रव। इसका उदाहरण आपके हो जाएगा अल्कोहल का जलीय विलयन। अल्कोहल ये द्रव होता है का जल में विलयन, ठीक है। और तीसरा जो है द्रव में ठोस का विलयन, इसमें विलायक जो है वो तो द्रव होगा और विलय भी और विलय ठोस। तो इसमें आप कोई सा भी ले सकते हो, नमक का जलीय विलयन ले लो, शक्कर का जलीय विलयन, है ना। नमक या शक्कर का जलीय विलयन। अब देखिए बेटा, तीसरा जो विलयन था वो था ठोस विलयन। ठोस विलयन, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ठोस विलयन को जो है कौन से होते हैं? जिनमें विलायक कौन होता है? विलायक ठोस। वे विलयन जिसमें विलायक ठोस हो वो ठोस विलयन कहलाते हैं। फिर विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर इन ठोस विलयन को भी फिर 3 भागों में बांटा गया। एक पहला है ठोस में गैस का विलयन। ठोस में गैस का विलयन। दूसरा है आपका ठोस में द्रव का विलयन। तीसरा हो जाएगा आपका ठोस में ठोस का विलयन, है। तो देखिए, ठोस में पहले गैस का विलयन लेते हैं, तो इसमें विलायक तो ठोस है ही, खैर विलायक ठोस, और विलय जो है वो हो जाएगी आपकी गैस, है ना। ठोस में गैस का विलयन, तो विलायक तो ठोस है और विलय गैस। ऐसे विलयन का जो एग्जाम्पल है वो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना। निकल,
प्लेटिनम या पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजनीकरण या इसका एग्जाम्पल आप चौक भी ले सकते हो हैं, या समुद्री झाग भी ले सकते हो। चौक जो है आप जिस पे लिखते हो ब्लैक बोर्ड पे, उसमें भी ठोस होता है विलायक, लेकिन विलय जो के रूप में गैस उसमें बीच बीच में रहती है। ठोस में द्रव का विलयन, इसमें विलायक तो ठोस ही रहना है, विलायक ठोस, लेकिन जो विलय है वो हो जाएगा द्रव, यानी अधिक मात्रा में तो ठोस हो और कम मात्रा में विलय। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, सोडियम अमलगम ले सकते हो। सोडियम अमलगम है ना, जिसमें सोडियम तो ठोस है और अमलगम यानी मरकरी, ये द्रव अवस्था में सोडियम ज़्यादा मरकरी कम, तो सोडियम विलायक ठोस है और मरकरी जो है द्रव है वो विलय है। इसके अलावा आप जिंक अमलगम भी ले सकते हो, यानी जिंक ठोस हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में और अमलगम यानी कि मरकरी द्रव अवस्था में। इसके अलावा इसका उदाहरण आपने दैनिक जीवन में हम देखेंगे तो दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और तीसरा जो ठोस में ठोस का विलयन, इसमें विलायक जो है वो तो ठोस रहना ही रहना है हैं, और विलय भी ठोस होता है। ठीक है, तो दोनों ही ठोस, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपके मिश्र धातुएं हैं। जैसे आप ले सकते हो कांसा, पीतल। कांसा इसका उदाहरण हो जाएगा। कांसा जानते हो क्या होता है, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण, टिन प्लस कॉपर हैं, ये कांसा हो जाएगा। पीतल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। पीतल में क्या क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, है ना, ये बेटा याद करना है आपको, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, सांद्रता, है ना। सांद्रता होती क्या है, मैं पहले आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक पात्र में 1 लीटर जल लिया, ठीक है, ये जल है 1 लीटर, और इसमें मैंने 10 ग्राम शक्कर को घोल लिया अच्छे से और सममांगी विलयन बना लिया। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि 1 लीटर विलयन में कितनी ग्राम शक्कर है, तो मैं कहूँगा कि 10 ग्राम प्रति लीटर, यही इसकी सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता का मतलब हो गया कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, वो उसकी सांद्रता कहलाती है ना। तो जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैंने 2 लीटर पानी ले लिया। मान लीजिए अब इसमें मैंने आपके लिया 2 लीटर जल, ठीक है। इस 2 लीटर जल में मैंने अगर 10 ग्राम शक्कर घोल दी, तो इसकी सांद्रता कितनी हुई, तो इसकी सांद्रता को भी हम 1 लीटर में निकाल लो कि भाई अगर 2 लीटर में 10 ग्राम शक्कर है तो 1 लीटर में कितनी घुलेगी, 5, तो इसकी सांद्रता हो गई 5 ग्राम प्रति लीटर। तो कहने का मतलब सांद्रता जो होती है वो प्रति इकाई आयतन पर निकलती है ना। तो विलयन के प्रति इकाई में उपस्थित विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है, या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखिए सांद्रता के निरूपण या सांद्रता के निरूपण का मतलब है सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो सांद्रता को अलग अलग प्रकार से कितने प्रकारों में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे हम लेते हैं पहले प्रतिशत सांद्रता। सबसे पहले इन सब की मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर एक एक हम करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रतिशत सांद्रता, दूसरे नंबर पे हम लेंगे मोलरता, तीसरे नंबर पे हम लेंगे मोललता, चौथे नंबर पे हम लेंगे मोल भिन्न, पांचवें नंबर पे हम लेंगे ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, ठीक है।
और छठे नंबर पे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, वो लेंगे नॉर्मलता। ठीक है, तो इस तरह से ये सांद्रता के जो है निरूपण हो गए। तो प्रतिशत सांद्रता, सबसे हम पहले लेते हैं प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, तो बेटा प्रतिशत सांद्रता जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पे कितना, है ना, प्रतिशत सांद्रता यानी प्रति विलयन के प्रति 100 भार भाग में विलय के भार भागों की संख्या, है ना, विलयन के 100 भागों में विलय के भागों की संख्या जो है, इसको कहते हैं प्रतिशत सांद्रता। अब देखिए बेटा, प्रतिशत सांद्रता होती क्या है ये तो बता ही दिया मैंने आपको। फिर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रतिशत सांद्रता को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। और वो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है डब्ल्यू प्रतिशत, इसका मतलब होता है भार प्रतिशत, अभी डिटेल हम पढ़ेंगे इसकी। दूसरा है वी प्रतिशत, यानी कि भार आयतन प्रतिशत। और तीसरी है वी प्रतिशत, यानी वॉल्यूम आयतन प्रतिशत, है ना। तो ये डब्ल्यू यानी वेट परसेंट, वी यानी वेट वॉल्यूम परसेंट, और वी मतलब वॉल्यूम परसेंट, है ना। भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, और आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिशत सांद्रता का ये पहला पॉइंट, भार प्रतिशत। तो बेटा सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिशत सांद्रता के जो 3 रूप बताए थे, उनमें पहला रूप भार प्रतिशत। तो देखिए भार प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए बेटा भार प्रतिशत का मतलब होता है विलयन जो है उसको भी भार में लेंगे और विलय को भी भार में ही लेंगे और फिर इनका प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रतिशत सांद्रता है इसको भार प्रतिशत कहते हैं, यानी विलयन भी भार में और विलय भी भार में। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डब्ल्यू परसेंट, यानी भार प्रतिशत बराबर विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार इंटू 100, यानी कि विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार और उसमें 100 का भाग दे देंगे तो वो आपका आ जाएगा भार प्रतिशत, है ना। देखिए इसमें क्या है, देखिए विलय को भी ग्राम में लिया है यानी भार, और विलयन को भी ग्राम में ही लिया, दोनों के भार मात्रक काम में लिए हैं, इसलिए इसको भार प्रतिशत कहते हैं। देखिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो यानी कि पानी में ऑक्जेलिक अम्ल को घोलकर 500 ml विलयन बनाया। ठीक है, इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है।
इस विलयन का घनत्व कितना है? 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको जो गिवन क्वांटिटीज है, देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को करने की एक तरीका है कि सबसे पहले तो जो राशियां दी गई हैं उनको लिख लो आप, हैं। तो राशियों में जो दी गई है वो है, पहला तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है, इसमें विलय है ऑक्जेलिक अम्ल, क्योंकि विलय इसी को तो घोल के बनाया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि विलय का भार, ठीक है। विलय का भार कितना दे रखा है? और वो दे रखा है आपके 11 ग्राम, 11 ग्राम, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा, विलयन का आयतन। अब यहाँ आके थोड़ी सी आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती हैं कि हमें विलयन का भार चाहिए ग्राम में, जबकि इसमें क्या दे रखा है? विलयन का आयतन दे रखा है, आयतन, ठीक है। और हमें चाहिए ग्राम में भार, क्योंकि फॉर्मूले में ग्राम में भार दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस आयतन, अच्छा और क्या दे रखा है? विलयन का घनत्व दे रखा है, ठीक है, विलयन का घनत्व। तो हम क्या करेंगे, घनत्व कितना है? 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस घनत्व और आयतन से इसका ग्राम में भार ज्ञात कर लेंगे पहले तो देखिए, हम सब जानते हैं कि द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है। तो आपको तो द्रव्यमान चाहिए ना, तो इस आयतन को इधर ले लो। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बराबर घनत्व D इंटू आयतन। और घनत्व कितना है? घनत्व आपने देख रखा है 1.1 इंटू आयतन है 500, तो यानी कि ये हो जाएगा 550 ग्राम। तो आपके पास विलयन का भार आ गया कितना? 550 ग्राम। इस विलयन के भार को और विलय के भार को, विलय का भार तो ये रहा 11 ग्राम और विलयन का भार रहा 550 ग्राम। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे, तो WW% इज इक्वस टू विलय का भार बट्टे विलयन का भार, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, इंटू 100 है। तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए। तो ये विलय का ग्राम में भार कितना है? दे रखा है 11, बटे विलयन का ग्राम में भार कितना निकल गया? 550, ये 550 और इंटू 100, ये है 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 110 बटे 55, यानी कि 2% है। तो ये आंसर आ गया कि WW% जो है इस विलयन का, वो कितना है? 2%। अब हम बात करते हैं दूसरे। देखिए, अभी मैंने बताया था कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत को 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था WW%, ये हम कर चुके हैं, और दूसरा भाग था इसका WV%, यानी कि भार आयतन प्रतिशत। तो इसमें विलय को तो लेंगे हम भार में और विलयन को लेंगे हम आयतन में, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा WV% का, WV यानी भार आयतन प्रतिशत का, वो बनेगा विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100, है ना। ये भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्रश्न एग्जाम्पल दिया हुआ है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही चीज़ जैसे हमने पहले किया था, गिवन क्वांटिटीज़ आप पहले निकाल लीजिए। तो इसमें विलय कौन है? सबसे पहले तो देखिए विलय है इसमें यूरिया,
तो विलय का भार लेंगे, क्योंकि भार आयतन प्रतिशत है, विलय का भार, तो इसमें विलय का भार ही दे रखा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 ग्राम। तो ये विलय का भार हो गया 10 ग्राम। दूसरे नंबर पे है विलयन का आयतन, ठीक है। और इसमें देखिए भार आयतन प्रतिशत है ना, तो विलियन को किस में लेंगे हम, आयतन में। इसने विलियन को किस में लिया, आयतन में। तो इसमें भी क्वेश्चन को घुमाया नहीं है, बिल्कुल इजी दिया है। तो विलियन का आयतन है 500 ml। इज दैट क्लियर, 500 ml। अब देखिए फॉर्मूला इसमें रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो भार आयतन प्रतिशत बराबर जो विलय का जो भार है, विलय का भार बट्टे विलियन का आयतन है इंटू 100। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। विलय का भार कितना दे रखा है, 10 बट्टे विलियन का आयतन कितना दे रखा है, 500 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 2% है। तो इसका WV% यानी भार आयतन प्रतिशत जो है वो आएगा 2%। अब थर्ड नंबर पे जो है भार आयतन प्रतिशत, पहला था भार प्रतिशत, दूसरा था भार आयतन प्रतिशत, और तीसरा है VV% यानी कि आयतन प्रतिशत, यानी वॉल्यूम प्रतिशत है। तो जैसे इसमें भी क्या लेंगे, विलय को तो हम लेंगे आयतन में, और विलियन को भी हम किस में लेंगे, विलियन को भी हम लेंगे आयतन में। दोनों को आयतन में लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VV% का विलय का आयतन है ml में बटे विलियन का आयतन, ये भी किस में है, ml में, और इंटू 100। ठीक है, इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और वो एग्जाम्पल है कि 20 ml एथेनोइक अम्ल को, इसमें 20 ml एथेनोइक अम्ल को 140 ml जल में घोलकर विलियन बनाया गया है। तो इस विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, 20 ml एथेनोइक अम्ल, तो विलय तो हो गया एथेनोइक अम्ल, और 140 ml जल में घोलकर विलियन बनाया गया। विलायक है जल, तो इसमें हमको क्या चाहिए, एक तो विलय का आयतन दे रखा है 20 ml, तो विलय का आयतन हो गया 20 ml। ठीक है, अब दूसरा हमको चाहिए विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन तो इसमें दे नहीं रखा है। तो देखिए दोनों का अलग अलग आयतन दे रखा है। 20 ml एथेनोइक अम्ल को 140 ml जल में घोलकर, तो विलायक तो है जल और विलय है एथेनोइक अम्ल, इन दोनों से मिलकर विलियन बनेगा। तो दोनों के आयतन को जोड़ लोगे तो विलियन का आयतन हो जाएगा। तो विलियन का आयतन हो जाएगा विलय प्लस विलायक, इसी से तो विलियन बना। तो विलय कितना है 20 प्लस विलायक कितना है 140, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 160 ml विलियन बन जाएगा। विलियन का आयतन 160 ml हो जाएगा। अब अगर हम आपको बताएं कि इसका VV% निकालना है तो बहुत ईजी है। विलय का आयतन है ना, विलय का आयतन किस में, ml में, बट्टे विलियन का आयतन, ये भी ml में, इंटू 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो विलय का आयतन तो कितना है 20, और बटे विलियन का आयतन कितना आया 160 ml, ये भी निकाला हमने, और इंटू 100, ये 0 कैंसिल, तो ये हो गया 200 बटे 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो यह जाएगा 12.5, और आगे कर लो पहले 8, यह आ जाएगा आपके 100, 4, 50, तो ये आपके आ जाएगा 12.5% हैं। तो VV% जो है आपका वो आ जाएगा 12.5%। तो लीजिए अब कंप्लीट हुई आपकी प्रतिशत सांद्रता। बेटा दूसरी जो सांद्रता हम लेते हैं वो है मोलरता। देखिए इसे भी आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मोलरता है,
इसको कैपिटल एम से शो किया जाता है, मोल प्रति लीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, ये मोलरता होती क्या है मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। है, देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको सांद्रता की जब परिभाषा समझाई थी तब बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1 लीटर जल में किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी कि 10 ग्राम, ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम प्रति लीटर, इसको सांद्रता कहते हैं। अब इस ग्राम की जगह अगर हम मोल कर दें तब इसी सांद्रता को हम मोलरता कहेंगे, है ना। तो मोलरता की परिभाषा क्या बन गई कि 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो देखिए बेटा, मोलरता की जो परिभाषा बनी ये तो ये हो गई, और मोलरता का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। ये कंपलसरी है, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब देखिए, विलय के मोलों की संख्या ये क्या चीज़ है। देखिए बेटा, किसी भी पदार्थ की मोल संख्या जो होती है ना, मोल नंबर इज इक्वल्स टू होता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। ये तो हुई इंग्लिश में। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो मोल संख्या जो होती है, मोल संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार है। इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। तो इस मोल संख्या को अगर हम इस में रख दें, इस फॉर्मूले में, तब जो मोलरता का जो सूत्र बन जाएगा वो ये होगा, मोलरता बराबर, इसमें मोलों की संख्या की जगह ये रख दो आप, विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन, क्योंकि इसकी जगह तो ये आ गया, अब ये आयतन अपनी जगह रहेगा, विलयन का आयतन किसमें, वही लीटर में। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। इसका जो मात्रक है वो है मोल प्रति लीटर। और एक विशेष जो बात है इसमें आपको ध्यान देने वाली नोट, वो क्या है कि ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी होती है, कि मोलरता जो है उसमें वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। कहने का मतलब, ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता कम होगी। ऐसा क्यों होगा भाई, जब ताप बढ़ाएंगे तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी विलयन का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, और जब विलयन का आयतन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है मोलरता कम होती जाएगी। तो मोलरता का ताप पर स्पेशली ये प्रभाव आप ध्यान रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान कम होता जाता है। इससे भी हम एक न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो देखिए, इसमें भी आप गिवन क्वांटिटीज़ देख लीजिए आप कि क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो विलय का भार दे रखा है, कितना, 4 ग्राम, ठीक है। और विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन
कितना दे रखा है 500 ml, ठीक है, ml। तो सबसे पहले तो इस 500 ml को लीटर में बदलेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 500 बटे 1000 लीटर, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला में लिखना है वो लीटर में लिखना है, क्योंकि मोलरता हमने अभी भी देखा कि मोलरता जो है विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें, वो भी लीटर में, ठीक है। तो देखिए विलय का भार दे रखा है, विलय का अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार निकालना आपको सबको आता है, अणुभार है, और वो है NaOH, जैसे सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 1 24 और 16 हो जाएगा आपके 40। तो अब इसमें मान रख दीजिए, तो M इज टू विलय का ग्राम में भार कितना है 4 बटे विलय का अणुभार कितना है 40 है, इंटू ये विलयन का आयतन लीटर में 500 बटे 1000, तो इसको 1000 को ऊपर ले जाऊं मैं और 500 को नीचे लिख दूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन 0 से 0 हैं, तो ये हो जाएगी M इज इक्वल टू 4 बटे 20, एम आई राइट। तो ये हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 M, कैपिटल M यानी मोल प्रति लीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। तो लीजिए अगली सांद्रता जो हम लेते हैं वो है नंबर 3, मोललता। देखिए बेटा इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोलरता और मोललता दोनों आपस में बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो मोललता तो अलग चीज़ है, क्या है, और मोलरता क्या है, इनको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि दोनों एक बहुत कंफ्यूज करती हैं, है ना। देखिए मोललता क्या होती है इसे भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया ये कोई सॉल्वेंट वाटर लिया, अब मैं इसको जो है ना ml में नहीं लेके मैं kg में लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये 1 किलोग्राम वाटर है, पानी है, जल, ठीक है, 1 किलोग्राम जल। तो इसमें विलय पदार्थ की कितनी मोल संख्या है, तो इसको कैसे, मान लीजिए किसी विलय पदार्थ के 2 मोल घोल दिए मैंने ना, तो 2 मोल पर kg, ये इसकी होगी मोललता। तो मोललता को डिफाइन कैसे करेंगे कि इकाई किलोग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा, इकाई किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं, या 1000 ग्राम भी कह सकते हैं हम। तो इकाई किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है। तो इकाई ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। तो मोललता की जो क्या कहते हैं, मोललता की जो सूत्र बनेगा वो बनेगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें, केजी में। तो देखिए मोललता और मोलरता में इतना सा अंतर है कि ये तो सेम है, विलय के मोलों की संख्या बटे, यहाँ विलयन का आयतन लीटर में होता था मोलरता में, जबकि मोललता में यहाँ हो जाएगा विलायक का, विलयन का नहीं बल्कि विलायक का भार। तो देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 है। तो चूंकि वही विलय की मोल संख्या है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं अपन, ग्राम में भार बटे अणुभार। तो इसलिए अब मोललता का क्या फॉर्मूला हो जाएगा,
मोललता बराबर विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में हो तो ऊपर हम 1000 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, इसका जो मात्रक है वो मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम होगा, और इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया जाता था, जबकि मोललता को स्मॉल एम से शो किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके ऊपर ताप का प्रभाव अगर हम देखें, ताप बढ़ाने पर विलयन की मोललता अप्रभावित रहती है। ठीक है, देखिए स्पेशल इसमें नोट, जैसे मोलरता जो है ताप बढ़ाने पर कम होती थी, वैसे इस मोललता पर जो है, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए बेटा, इसे भी हम एक एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इसे भी हम एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH को घोलकर विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की मोललता क्या होगी? तो सबसे पहले इसमें भी उसी की जैसे आप देख लें, गिवन जो क्वांटिटीज़ क्या है, जो दी हुई राशियाँ वो कौन कौन सी हैं। देखिए विलय का भार दे रखा है आपको, विलय कौन है इसमें? NaOH। तो विलय का भार कितना हो जाएगा? 4 ग्राम, और विलय का अणुभार, ठीक है, हालांकि इस पे दे नहीं रखा, लेकिन हम जानते हैं NaOH है तो सीधी सी बात है, अणुभार अभी अभी हमने निकाला NaOH का 40 होता है, और विलायक यानी कि जल का भार वो दे रखा है आपको 500 ग्राम। अब देखिए इसको भी किस में चाहिए? 500 ग्राम में दे रखा है, जबकि हमें किस में चाहिए विलायक का भार? किलोग्राम में। तो हम इसमें भी 1000 का भाग दे देंगे, तो 500 बटे 1000 ये हो जाएगा किलोग्राम। ओके, अब देखिए हमको ज्ञात करनी है इसकी मोललता। तो मोललता बराबर इसका देखिए फॉर्मूला था, विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। ये स्पेशली ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगी मोललता बराबर विलय का भार कितना दे रखा है? 4 बटे विलय का अणुभार कितना दे रखा है? 40, और इंटू विलायक का भार 500 बटे 1000 है, तो यहाँ 500 नीचे कर दूँ और ऊपर कर दूँ मैं 1000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो वही 4 बटे 20 यानी कि 2 बटे 10 यानी कि 0.2 हैं। इसको स्मॉल एम से शो किया जाता है, यानी कि मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी इसका आंसर हो जाएगा 0.2 मोल पर किलोग्राम। ये हो जाएगी इसकी मोललता। अब हम लेते हैं मोल भिन्न। तो लीजिए बेटा, अब हम लेते हैं मोल भिन्न। चौथी जो है नंबर की सांद्रता वो है मोल भिन्न। मोल भिन्न, देखिए बेटा मोल भिन्न क्या होती है थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। माना विलय की मोल संख्या वह है स्मॉल Na, और विलायक की मोल संख्या जो है वो है Nb। तो विलयन की
कुल मोल संख्या वो हो जाएगी आपकी Na प्लस Nb। तो जिस किसी अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी हो, विलय की या विलायक की, उसी की मोल संख्या में विलयन की कुल मोल संख्या का भाग दे देंगे, है ना। अगर विलय की मोल संख्या निकालनी है तो अगर विलय की मोल भिन्न निकालनी है तो विलय की मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या, और अगर विलायक की मोल भिन्न निकालनी है तो विलायक की मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या, है ना। तो विलय की मोल भिन्न को x से दर्शाते हैं। XA इज इक्वल्स टू विलय की मोल संख्या हो जाएगी Na अपॉन कुल मोल संख्या हो जाएगी Na प्लस Nb। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको विलायक की मोल भिन्न निकालनी है, विलायक की मोल भिन्न ये हो जाएगी XB इज इक्वल्स टू विलायक की मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या। तो देखिए बेटा, इन दोनों फार्मूला से ये क्लियर हो जाता है कि जिस किसी भी अवयव की मोल भिन्न निकालनी हो, उस अवयव की मोल संख्या बटे विलयन की कुल मोल संख्या, इसको कहते हैं मोल भिन्न। तो इसकी परिभाषा क्या बनी मोल भिन्न की? तो मोल भिन्न की जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी, अवयव की मोल संख्या तथा विलयन की कुल मोल संख्या का अनुपात उसकी मोल भिन्न कहलाती हैं। ठीक है। और बेटा एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उन सब की मोल भिन्नों का योग एक होता है ना। तो जैसे विलय की मोल भिन्न XA प्लस विलायक की मोल भिन्न XB, इन दोनों का योग जो है वो एक होता है। ठीक है, ये स्पेशली ध्यान रखें। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 17 ग्राम अमोनिया को 342 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन के प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। हैं, तो देखिए पहले हम निकालेंगे विलय की मोल संख्या। तो मोल संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार। तो विलय कौन है? अमोनिया। अमोनिया का ग्राम में भार है 17 और अमोनिया का अणुभार भी कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 3 होते हैं, तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 तो 3 का 3, तो ये हो जाएगा 17। तो 17 बटे 17 यानी कि 1 मोल। ये तो गया विलय का मोल संख्या। इसी तरह से विलायक की मोल संख्या है। तो विलायक कौन है? जल। तो जल का ग्राम में भार कितना हो जाएगा आपके? 342 बटे अणुभार है इसका 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 19 मोल। क्योंकि H2O का अणुभार आप जानते हैं 18 होता है। और विलयन की कुल मोल संख्या कितनी हो जाएगी? विलयन की कुल मोल संख्या वो हो जाएगी आपकी 1 + 19 बराबर 20 है। तो अब देखिए आपको अमोनिया की पहले निकालनी है। तो अमोनिया NH3 की मोल भिन्न, ये तो आ जाएगी आपकी अमोनिया की मोल संख्या कितनी थी? 1 बटे कुल मोल संख्या कितनी है? 20, यानी कि 0.005। ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह है XA और XH2O है। इसको निकालना है तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि XA + XB बराबर होता है 1, तो XA 0.005 प्लस XB निकालनी है आपको, H2O है बराबर 1, तो XB यानी XH2O
बराबर हो जाएगी 1 - 0.005। तो ये हो जाएगा 0.995। अब जो सांद्रता ले रहे हैं वो कौन सी है? ppm। ppm मतलब इसका होता है पार्ट पर मिलियन, है ना। तो इसकी देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक मिलियन में विलय के कितनी मात्रा उपस्थित है ना। तो इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, है ना। तो इसकी देखिए, अगर हम डेफिनेशन लिखें हैं तो 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या, ठीक है। तो इसकी परिभाषा तो ये हो गई, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पीपीएम का, वो हो जाएगा विलय के भार भागों की संख्या बट्टे विलयन के भार भागों की संख्या इंटू 10⁶। देखिए, ये प्रतिशत सांद्रता वाले जैसा ही है, बस उसमें 100 था, इसमें 10⁶ यानी 1 मिलियन हो जाएगा। और अगर इसकी जगह 10⁹ हो तो वो ppb हो जाएगा, पार्ट पर बिलियन। ओके। और अब लास्ट में हम लेंगे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या चीज़ है, थोड़ा समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर मैंने इसमें पानी लिया, इस 1 लीटर पानी में मैंने अगर विलय के 1 ग्राम तुल्यांक को घोल दिया, है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलता। यानी 1 लीटर इकाई आयतन विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, हैं। देखिए, मोल में तो क्या होता था, मोल संख्या में तो ग्राम में भार बटे अणुभार है, इसमें हो जाएगा ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तो मोल संख्या और यानी कि मोल नंबर और ग्राम तुल्यांक में यही अंतर है कि उसमें मोल अणुभार होता है और इसमें तुल्यांकी भार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इकाई आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? तो इसका सूत्र बन जाएगा नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक है बेटा। तो देखिए, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार है। तो ये हो जाएगा, अब इसका अगर इसमें रखेंगे अपन तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम में भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, और वो भी उसी की जैसे लीटर में। ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और इसका जो मात्रक है, इसको है स्मॉल कैपिटल एन से, इसको कैपिटल एन से दर्शाया जाता है, और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर।
ठीक है। तो मोलरता और नॉर्मलता एक ही जैसी चीज़ है, बस फ़र्क इतना सा है, जहाँ मोलरता में अपन अणुभार का उपयोग करते हैं वहाँ नॉर्मलता में अणुभार की जगह तुल्यांकी भार का यूज़ करेंगे। धन्यवाद बेटा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।